वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर बेटा। जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट कर रखी थी, और इसमें हम लोग अब तक जो डिस्कशन कर चुके थे वो मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस, बोरोड फंड और ओनर्स फंड में, और कुछ सोर्सेज हमने ओनर्स फंड के डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि इक्विटी शेयर, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR, और आज हमें डिस्कस करना था अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से। ये होती क्या है बेटा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशूड बाय ए कंपनी in the USA are known as American Depository Receipts. USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो जो केवल अमेरिका में ही इश्यू होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ADR आर bought and sold in American markets like regular stocks। जैसे कि हम बात करें अपने इंडियन मार्केट में प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी शेयर की, तो इसी तरीके से अमेरिकन मार्केट में एडीआर रेगुलर स्टॉक का मतलब है सिक्योरिटीज के तौर पर इशू होते हैं, बाय और सेल किए जाते हैं। एडीआर इज सिमिलर टू जीडीआर। ये जैसे हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती हैं फॉरेन करेंसी को जो ना एक्वायर करने के लिए, उसी तरीके से एडीआर होती हैं, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन्स। जीडीआर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको इशू करते हैं, है ना, ग्लोबली इशू करते हैं, लेकिन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट केवल अमेरिकन सिटीजन्स को ही इशू की जाती है। एडीआर कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएसए। ये केवल यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पर ही खरीदी और बेची जा सकती है, लिस्टेड और ट्रेडेड की जा सकती है। नोट करें आप इस बात को कि इसकी जो फीचर्स हैं एडीआर की, तो ये यूएस डिनोमिनेशन में होती हैं, ये केवल और केवल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड होती हैं, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता कंपनी में वोट डालने का, एंड राइट टू गेट डिविडेंड, इनके पास डिविडेंड लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है बेटा, पीछे हमने कहीं इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहीं पढ़ा था गलती से, और लिखा भी था तो उसको करेक्ट करेंगे आप वहां पर। ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है। एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, जो भारतीय मुद्रा में डिनोमिनेटेड होता है। इंडियन करेंसी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बेसिकली इंडिया जो है फॉरेन करेंसी को कलेक्ट करने के लिए, फॉरेन कंपनीज से पैसा रेज करने के लिए इशू करता है। इट इज क्रिएटेड बाय एन इंडियन डिपॉजिटरी to enable a foreign company to raise funds from the Indian securities market। इंडियन सिक्योरिटी मार्केट से इंडियन करेंसी, इंडियन जो है ना फंड को क्रिएट करने के लिए हम लोग बेसिकली ये जो है इस प्रकार के आईडीआर इंडिया में इशू किए जाते हैं। द आईडीआर इज ए स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ द सिमिलर जीडीआर। जैसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती हैं वैसे ही आईडीआर है, ये एक स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ सिमिलर जीडीआर जैसा ही है। इसके थ्रू भी हम पैसा जो है फॉरेन कंपनी से इकट्ठा करते हैं। द फॉरेन कंपनी इशूइंग आईडीआर डिपॉजिट्स शेयर्स टू द इंडियन डिपॉजिटरी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पार्टिकुलरली जो है इंडिया के अंदर वो सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, और इनको जैसे जीडीआर से पैसा कलेक्ट किया जाता है वैसे ही फॉरेन कंपनी आईडीआर डिपॉजिटरी से पैसा कलेक्ट करते हैं। इन टर्न द डिपॉजिटरी इशूज रिसिप्ट्स टू इन्वेस्टर्स इन द इंडिया अगेंस्ट दीज शेयर्स। इन शेयर्स के अगेंस्ट इंडिया में उनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट से इशू की जाती है। इन शॉर्ट में ये कहूंगा बेटा, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, दीज आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये जैसे हमारे शेयर्स होते हैं उसी तरीके से ये इशू किए जाते हैं, जिनका पर्पज होता है फॉरेन करेंसी को इकट्ठा करना, फॉरेन करेंसी को एक्वायर करना। द बेनिफिट ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स लाइक बोनस, डिविडेंड एक्सेट्रा accrue to the IDR holders in India।
and according to SEBI guidelines, IDR are issued to Indian residents in the same way as domestic shares are issued. सेबी के अकॉर्डिंगली आईडीआर को भारत में भारतीय निवासियों को उसी प्रकार से इशू किए जाते हैं जैसे कि डोमेस्टिक शेयर्स यहाँ पर इशू होते हैं प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर के फॉर्म में. द इशूअर कंपनी मेक्स ए पब्लिक ऑफर in India and residents can bid in exactly the same manner or same format or method as they bid for the Indian shares. और जो भारत के नागरिक हैं वो उसी प्रकार से इनको खरीदने के लिए बिड लगा सकते हैं जैसे कि वो शेयर्स इंडिया की मार्केट से परचेज करते हैं. इस बात को जानने की जरूरत है हमें कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी जो है वाज द फर्स्ट कंपनी दैट इशूड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इन जून 2010. तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है when the IDR is to be issued in the Indian securities market and by whom. तो जून 2010 में इशू किए गए थे और किसके द्वारा इशू किए गए थे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी के द्वारा. आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज वेरियस सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड. उधार का पैसा, जो पैसा आपने लोगों से उधार लिया है उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन सोर्स है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. थोड़ा सा आउटलाइन इसके बारे में अगर मैं दूं तो दीज आर द बेसिकली लोन. एक प्रकार से लोन होता है और लोन भी कैसा होता है? एक्नॉलेज्ड किया हुआ. एक्नॉलेज मतलब जिसके बारे में एक सर्टिफिकेट हम लोगों ने इशू कर दिया. यानी कंपनी जब भी इस प्रकार का लोन लेती है तो ये सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं जिनको डिबेंचर सर्टिफिकेट हम बोलते हैं. ये सर्टिफिकेट की फॉर्मेट में होते हैं बेटा और इनके ऊपर लिखा होता है कि कंपनी कितना पैसा वापस करेगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और किस इंटरेस्ट रेट से पैसा पेड किया जाएगा. ये बातें इसके ऊपर लिखी हुई होती हैं. जनरली एक कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए इनको इशू करती है. आइए देखते हैं इसके बारे में. डिबेंचर्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल. A company can raise funds through issue of debentures which bear a fixed rate of interest. यानी कि उनके ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है. अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो इसका मतलब ये है इन द केस ऑफ लॉस इफ अ कंपनी इज नॉट अर्निंग द प्रॉफिट और इट इज अर्निंग लॉसेज. अगर कंपनी को लॉस हो रहे हैं उस कंडीशन में भी हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा. दिस स्टैंड फॉर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको हम चार्ज बोल देते हैं बेटा. 12th क्लास में आएंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बारे में. दिस इज कॉल्ड एज चार्ज ऑन एसेट्स. ये हमारी एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करती हैं. ये हमारी एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं. द डिबेंचर्स इशूड बाय ए कंपनी is an acknowledgement that the company has borrowed a certain amount of money which it promises to repay at a future date. It means कि ये जो है ना acknowledged होता है, acknowledgement होता है, सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इस पे कंपनी की कॉमन सील होती है. कॉमन सील स्टैंडिंग फॉर रबर स्टैम्प, जिसके आधार पर वो डॉक्यूमेंट लीगल बनता है और उस पर लिखा हुआ होता है कंपनी ने कितना पैसा उधार दिया है और वो उसको फ्यूचर डेट में कब रीपेड कर देगी, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट. तो डिबेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको हम बेसिकली कंपनी के क्या कहते हैं बेटा? क्रेडिटर्स कहते हैं. दीज आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स आर पेड एट अ फिक्स्ड स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल्स से 6 months और 1 year. For example, if X Limited has 8% debentures of rupees 1 lakh, then the annual interest on debenture that will be considered as 8% of 1 lakh. It means this 8% is the name of the debenture. ये 8% जो है डिबेंचर का नाम है, इसको कहेंगे 8% डिबेंचर. ये 7% भी हो सकते हैं, 15% भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं. इन शॉर्ट इट इज इंटरेस्ट रेट.
कूपन रेट भी हम इसे कह देते हैं। एक कूपन रेट होता है और जनरली एक कंपनी डिबेंचर पर इंटरेस्ट तो हाफ ईयरली या ईयरली पेड करती है। जो सालाना इंटरेस्ट हमारा बनता है 8,000 रुपए, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 4,000, दैट विल बी 4,000 हाफ ईयरली। नेक्स्ट है पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स। कुछ बातें जो हमें जानने की हैं। पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स रिक्वायर्स दैट द इशू बी रेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जो हमारी उधार की जो ना उधार को एक पैमाना देती है ना कि भाई रेटिंग करती है, ये A+ कंपनी है, ये A++ कंपनी है, जो कि किसी कंपनी का क्रिशल बेसिकली कंपनी क्या हमारी क्रिशल के नाम से जानी जाती है, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो किसी कंपनी के क्रेडिट को जो है ना डिक्लेयर करती है भी कंपनी कितनी क्रेडिट वर्दी है, क्या इसको उधार पैसा दिया जाएगा तो ये पैसा वापस कर देगी या टाइम पर नहीं कर देगी। ऑन एस्पेक्ट्स लाइक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी, आप इसको ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल है वो किसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताती है कि अगर इस कंपनी को उधार पैसा दिया जाता है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली पैसा वापस टाइम पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इन बातों के बारे में ये हमें एक रेटिंग एजेंसी है बेसिकली जो किसको रेट देती है। इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, डेट सर्विस कैपेसिटी, क्रेडिट वर्दीनेस एंड द प्रिसाइड रिस्क ऑफ द लैंडिंग, यानी कि जो अगर उधार पैसा दिया जाए तो उसके साथ क्या रिस्क लगा हुआ है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, इसके बारे में ये कंपनी हमें डिफाइन करती है। तो हमारे इंडिया के अंदर क्रिशल जो है बेसिकली वो जितने भी इंडियन कंपनीज हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को डिक्लेयर करती है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानकारी देती है। इशू टू जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर, कई बार कंपनी जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर जिद जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट कैरी नहीं होती, ना ही एनी एक्सप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर मेंशन होती है। बेसिकली जब वो डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो वो डीप डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और जब उनका रीपेमेंट होता है तो वो एट पार पर रीपेड कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इशू किए गए डिबेंचर्स पर जो गैप आता है इशू के वक्त और रिडम्पशन के वक्त, उसे ही हम बेसिकली उसका इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड इट्स परचेज प्राइस इज द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी ने डिबेंचर को इशू कर दिया और डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100 रुपए और उसको कंपनी ने इशू कर दिया बेटा 80 रुपए में, तो 80 रुपए कंपनी आपसे लेगी और जब आपको कंपनी इसका पैसा वापस करेगी तो आपको 100 रुपए देगी। दिस इज फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस में जो डिफरेंस होगा 20 रुपीज, दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर को इस पे इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, तो ये जो डिफरेंस आता है दैट इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द इन्वेस्टर्स। आइए देखते हैं इसकी फीचर्स और मेरिट्स के बारे में, क्या क्या इसकी फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं। इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स, क्यों प्रेफर्ड किए जाते हैं, बिकॉज दे बेयरिंग द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द केस ऑफ लॉसेस अर्न्ड बाय कंपनी देन आल्सो दे विल गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम देयर डिबेंचर्स। इसलिए इन्वेस्टर जनरली इसको प्रेफर करते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। हु वांट फिक्स्ड इनकम एट लेसर रिस्क, और जो इन्वेस्टर कम जो ना फिक्स इनकम चाहते हैं कम रिस्क पर, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। डिबेंचर्स आर फिक्स्ड चार्ज फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स का जो ना एसेट्स के ऊपर, फंड के ऊपर क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है और इसीलिए इनको कोई वोटिंग राइट होता नहीं है और ना ही कंपनी के प्रॉफिट में इनका कोई पार्टिसिपेशन होता है। As the debentures do not carry voting rights, financing through debentures does not dilute the control of equity shareholders on the management। इसका मतलब इनको वोटिंग राइट होता नहीं है तो किसी प्रकार के कंट्रोल को डाइल्यूट, यानी कि कंपनी पर इनका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, इनको केवल अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है और ये एक साइड हो जाते हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर की मैनेजमेंट पर कोई इम्पैक्ट इनका नहीं पड़ता है। Financing through debentures is less costly as compared to cost of preference share or equity capital, as the interest payment on the debenture is tax deductible expenses। Here what do you mean by tax deductible expense? इसका मतलब होता है बेटा जब हम डिबेंचर पे इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो वो जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो हमारा खर्चा माना जाता है और उस खर्चे को हम नेट प्रॉफिट निकालते वक्त तो माइनस करते हैं, जिससे हमारा टैक्स का बर्डन कम हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने, मतलब 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया
उस 1 लाख के प्रॉफिट में आपने जो है ना, ये है बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको पीबीआईटी बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी या ईबीआईटी, इसका दूसरा नाम क्या है, ई, अर्निंग, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये 1 लाख रुपए जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स अभी हमने घटाया नहीं है। इंटरेस्ट किसके ऊपर, जो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन हमने इशू कर रखे हैं उनके ऊपर, हमने इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं किया। अगर इंटरेस्ट माइनस नहीं किया तो वो इंटरेस्ट इसमें से घटता है बेटा, उसको हम यहाँ माइनस करते हैं। मान लीजिए 10,000 का इंटरेस्ट हमारा बनता है और हमने 10,000 का इंटरेस्ट यहाँ माइनस किया, तो दिस विल बिकम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्योंकि वो हमारा 90,000 रुपए ही बनता है, तो इसके ऊपर जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वो टैक्स की कैलकुलेशन कम होगी कंपैरेटिवली टू इस 1 लाख के ऊपर। यदि हमारा इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता तो हमें 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन अब हम कितने के ऊपर सॉरी टैक्स देंगे, 90,000 के ऊपर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। फर्दर ऑन हम इसके बारे में एक डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे इन द 12th क्लास, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, bonds are also debt instrument that does not carry a specific rate of interest। bonds भी हमारे डिबेंचर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट रेट कैरी नहीं करते, बट इशूड एट ए हैवी डिस्काउंट, लेकिन इनको बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस इज टू बी टर्म्ड एज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, उसे हम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट के तौर पे मानते हैं जितने भी ड्यूरेशन के लिए वो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं उनके ऊपर। टाइप ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स में है हमारे पास। बेसिकली हमारे पास टाइप ऑफ डिवेंचर में पहला टाइप है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड के नाम से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ऐसे डिवेंचर जो कि सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर सेफ्टी होती है, उनके ऊपर एसेट्स गिरवी होती हैं। जब भी हम इस प्रकार का लोन लेते हैं, इस प्रकार के डिवेंचर इशू करते हैं, तो कंपनी की एसेट्स को गिरवी रखवा लेते हैं, ताकि अगर किसी कारणवश कंपनी अपने लोन की पेमेंट ना कर पाए तो इनको बेचकर, इन एसेट्स को बेचकर वो अपना पैसा पूरा कर सके, उसे कहा जाता है सिक्योर्ड डिवेंचर। इसके विपरीत अनसिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनके ऊपर कंपनी का कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखा जाता। Secured debentures are such which creates a charge on assets of the company and thereby mortgaging on the assets of the company. Unsecured debentures, on the other hand, do not carry any charge or security on the assets of the company. और उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी या एसेट गिरवी नहीं होती, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड एंड बियरर, रजिस्टर्ड एंड बियरर, देखिए 100 का नोट है, 100 का नोट है आप लोगों के हाथ में तो आपका, मेरे हाथ में तो मेरा, दैट इज कॉल्ड बियरर, यानी जिसके पास है उसी के वो डिवेंचर है। गुम हो गए तो जिसको मिल गए वो उसके हो जाएंगे, उनको बोलते हैं बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड, जिनका नाम लिखा गया है कंपनी के रजिस्टर में, जिनके बारे में डिटेल्स लिखी गई है, जिनके हाउस का एड्रेस मेंशन किया गया है, उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। Registered debentures are those debentures which are duly recorded in the register of the debenture holders maintained by the company. These can be transferred only and only through a regular instrument of transfer. In the contrast, the debenture which are transferable by mere delivery are called as bearer debenture and do not enjoy such rights. और उनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता, ये एक्चुअल में गुम हो गए उनसे, ये किसी और के होंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड। ऑन द अदर हैंड, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी जिन डिवेंचर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल डिवेंचर, और जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। इसका क्या मतलब है, डिवेंचर्स दैट आर रीपेड बिफोर अदर डिवेंचर्स आर रीपेड आर नोन एज फर्स्ट डिवेंचर्स एंड सेकंड डिवेंचर्स आर दोज व्हिच आर पेड आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर हैव बीन पेड बैक। इनको रिडीमेबल और इरिडीमेबल भी बोल देते हैं बेटा। रिडीमेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट बिफोर द पेमेंट ऑफ द अदर इरिडीमेबल डिवेंचर्स पहले हम करते हैं,
और उसके बाद इरिडेमेबल डिबेंचर की पेमेंट की जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ डिबेंचर। चलिए नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल सोर्स है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दोनों ही इसमें हम शामिल कर लेते हैं। The government has established a number of financial institutions all over the country to provide finance to the business organizations. आपने देखा होगा ICICI बैंक है, IDBI बैंक है ना, LIC है, ये क्या है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। These institutions are established by center as well as state governments. They provide loan capital for long term and medium term and short term source of finance. The source of financing is considered suitable when large funds for longer durations are required for expansion, reorganization and modernization of the enterprises. यानी कि किसी संस्था को हमें एक्सपेंड करना है, उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है या नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस करना है उसको, तो उस वक्त ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हमारे बहुत काम आती है और हम इस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हैं। आइए देखते हैं एक स्पेसिफिक नोट क्या दिया है इसके बारे में। एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एम एट प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डेवलपमेंट बैंक्स। इसलिए हम इनको डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से भी जानते हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। क्या है इसकी फीचर्स, क्या है इसकी मेरिट्स, आइए देखते हैं वन बाय वन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ये जनरली हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि जनरली कमर्शियल बैंक के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए जाते। ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस increases the goodwill of borrowing company in the capital market and consequently such a company can raise funds easily from other sources as well। और जो इस प्रकार से कंपनी पैसा उधार लेती है इंस्टीट्यूशन से, जिसके कारण उसकी गुडविल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसको बाकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आसानी से पैसा मिल जाता है, उधार पैसा लेने में समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें, एज रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट। और जो लोन लिया जाता है उसको हम इजीली इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हैं। इट डज नॉट प्रूव टू बी मच मोर ऑफ बर्डन ऑन द बिजनेस, और इससे बिजनेस पर ज्यादा बर्डन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट है, द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये एक सिक्योर्ड फंड होता है, हमें लाभ हो या ना हो हमें इनके ऊपर इंटरेस्ट पेड करना होता है। तो डिप्रेशन के पीरियड में जहां पर शेयर मार्केट से पैसा हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर डिबेंचर्स के थ्रू या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, और उनको जब आसानी से जो कलेक्ट किया गया है वो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस के मुकाबले में हमें इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, क्योंकि इनके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड किया जाता है, जिससे कि इन्वेस्टर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने में झिझकता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। आइए कुछ बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें दिए गए हैं, उनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। क्या है सम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहला है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये है क्या, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1948 एज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948। जो हमारा IFC एक्ट है, IFCA एक्ट है 1948, उसके अकॉर्डिंगली IFCI एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया जुलाई 1948 में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, असिस्टेंस टुवर्ड्स द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड इंकरेजिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर इनटू द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि मदद करना रीजनल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, और नए नए एंटरप्रेन्योर को मार्केट में लेकर आना जो कि हमारी इकोनॉमी के महत्वपूर्ण पहलुओं की तरफ ध्यान दे सकते हैं। IFC हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन इन कंट्री। जो मैनेजमेंट एजुकेशन है बेसिकली आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं वो MBA की डिग्री लेते हैं, तो उस प्रकार की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने ये स्टेट जो है बेसिकली क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन? अगर हम बात करें तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है दैट ऑर्गेनाइजेशन
जो कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या किया गया है बेटा, एस्टेब्लिश किया गया है। और ये 1951 में बेसिकली जो है ना एम्पावर्ड में यानी एग्जिस्टेंस में आया। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्रीज। और इनका काम क्या है, मीडियम और शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना इनको इंडस्ट्रीज को, विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आईएफसी, जो आईएफसी के स्कोप से बाहर है, जिनको आईएफसी उधार पैसा नहीं दे पाता, उनको पैसा एसएफसी प्रोवाइड करता है। इट्स स्कोप इज वाइडर देन आईएफसी सिंस द फॉर्मर covers not only public limited companies but also private limited companies, partnership firms and proprietary concerns also, क्योंकि ये जो है इन सब प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से पैसा अवेलेबल करा सकता है, इसलिए इसका स्कोप जो है वो आईएफसी से बड़ा है। नेक्स्ट है ICICI, दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली इसका हम एग्जांपल लेते हैं। This was established in 1955 as public limited company under the Companies Act, and ICICI assists the creation and expansion and modernization of industrial enterprises exclusively in the private sector। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनमें बेसिकली आईसीआईसीआई क्या करता है, क्रिएशन के लिए, फर्म को एक्सपेंड करने के लिए, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए उधार पैसा प्रोवाइड करता है। द कॉर्पोरेशन हैज आल्सो इनकर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द कंट्री, और साथ ही साथ ये जो फॉरेन कैपिटल है कंट्री के अंदर उसके पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देता है, उस करेंसी को भी इंडिया के अंदर लाकर इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया IDBI, it was established in 1964 under the Industrial Development Bank of India Act 1964 with an objective to coordinate the activities of other financial institutions including commercial banks. The bank performs these three types of functions, namely assistance to other financial institutions, direct assistance to industrial concerns, and promotion and coordination of the financial technical सर्विसेज। ये बेसिकली जो है ये बैंक जो है काम परफॉर्म करता है। पहला काम क्या बताया कि असिस्टेंस टू द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा डायरेक्ट असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न, और तीसरा प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। LIC was set up in 1956 under the LIC Act 1956. After nationalizing 245 existing insurance companies, it mobilized the community saving in the form of insurance prima and makes it available to industrial concerns, both public as well as private, in the form of direct loans and underwriting or subscription of to the shares and debentures। आज हर प्रकार की कंपनी, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों तरीके से डायरेक्ट लोन, अंडरराइटिंग कमीशन या सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा मतलब बेसिकली लोगों को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बेटा लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके ऊपर एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को लीव करते हैं। लोन फ्रॉम जो है हम बेसिकली बैंक, कमर्शियल बैंक से जो लोन लेंगे वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके फीचर्स एंड मेरिट्स। फिर हम बात करेंगे ट्रेड क्रेडिट के ऊपर, इसके फीचर्स एंड मेरिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इट्स फीचर्स एंड मेरिट्स, और फिर हम क्या करेंगे बेटा रिकैप करेंगे अपना टॉपिक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। रिकैप्चुलाइजेशन के बाद कुछ की टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उन की टर्म्स को पढ़ने के बाद हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो स्टार्टअप हो जाएंगे। आज मैं ये फाइल आप लोगों को शेयर कर देता हूं, आप इसमें से अपना जो नोट्स हैं वो अप टू एंड पॉइंट यानी कि पब्लिक डिपॉजिट्स तक अपने नोट्स बना लें, और कुछ क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं उनको भी आप अच्छे से क्या कर लें, रीड कर लें। टिल दैट, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।